नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि सभी बच्चे सामान्य हिंदी में 90 प्लस मार्क्स ला सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष महत्व होता है, तो आप सभी बच्चे राइटिंग का भी ध्यान देंगे और साथ साथ में आप लोग अपनी स्पीड का भी ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे अच्छे राइटिंग के चक्कर में उनका पेपर छूट जाता है, तो आपको राइटिंग का भी ध्यान रखना है और साथ साथ में अपनी स्पीड को भी मेंटेन करते हुए चलना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो खंड का है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक कौन है? तो बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। अब बच्चों आपको बात ध्यान रखना है राम कुमार वर्मा के बारे में। ये बच्चों एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे और साथ साथ में ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी गिने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद जी की इरावती की रचना की विधा क्या है? जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है इरावती, इरावती की विधा क्या है? तो बच्चों इरावती की जो विधा है वो आपकी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब बच्चों यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद जी जो आपके कवि हैं ये आपके छायावाद युग के हैं। किस युग के हैं? छायावाद युग के हैं। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना, जो आपकी महादेवी वर्मा है वो भी आपकी इसी से हैं और जो आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो भी आपके छायावाद युग के कवि ही हैं। अब बच्चों आपको जयशंकर प्रसाद जी की कई सारी रचनाएं जो आपको ध्यान रखनी है और साथ साथ में उनकी विधा क्या होती वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों आपकी पहली रचना इनकी है कामायनी, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो कामायनी की विधा क्या है, आप सभी बच्चे साथ साथ बोलेंगे महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। फिर इनकी एक रचना है आंसू। क्या है? आंसू। आंसू की विधा क्या है? ये भी बच्चों आपका काव्य है। ये क्या है? ये आपका काव्य है। इसके बाद आपका स्कंद गुप्त। क्या है? स्कंद गुप्त। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। स्कंद गुप्त की विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक। इसके बाद बच्चों आपका है चंद्रगुप्त। ये सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक। और आपको ध्यान रखना है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, इसकी विधा क्या है? ये भी बच्चों आपकी नाटक है। क्या है? नाटक है। और इनकी एक रचना ध्यान रखनी, कंकाल। कंकाल हो गई एक आपकी, कंकाल हो गई एक आपकी, हो गई इरावती हो गई। इरावती क्वेश्चन ही वाला था। और एक रचना इनकी हो गई, एक इनकी रचना हो गई तितली, बटरफ्लाई। ये ठीक है। इसकी सभी की विधा क्या है? इन सभी की विधा आपकी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो बच्चों इतनी रचनाएं आपको इनके विषय में याद रखनी है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आपकी कामायनी है ये किस युग की रचना है? तो ये छायावादी युग की रचना, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहानी विधा पर आधारित नहीं है। तो कहानी विधा पर आधारित नहीं है तो वो आपकी है कर्म भूमि। कर्म भूमि। बच्चों कर्म भूमि जो है ये मुंशी जो आपके चंद्र जी थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, उनका ये उपन्यास था। क्या था? ये उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्या था? इनका उपन्यास था। अब बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र की कई सारी रचनाएं हैं, वो आपको सारी रचनाएं ध्यान रखनी। जैसे कि इनकी रचना थी गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, कफन, पूस की रात,
ईदगाह, ये सभी की सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं थी। तो इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छायावादोत्तर युग के नाम से किसे जाना जाता था, किस युग को जाना जाता था? तो ये जाना जाता था शुल्क युग के बाद के काल को, मतलब कि शुल्कोत्तर युग को। शुल्कोत्तर युग के जो बाद युग आएगा उसे हम लोग जानते हैं छायावादोत्तर युग को। अब इसमें आपके कई सारे प्रसिद्ध जो कवि हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, नागा अर्जुन जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, ये सभी के सभी छायावादोत्तर युग के ही कवि हैं। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना सम्राट किसे जाना जाता है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आलोचना जो सम्राट हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है। अब बच्चों इनकी जो एक रचना है काफी ज्यादा फेमस है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। और चिंतामणि, चिंतामणि इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, और रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही शुल्क युग की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको इनके विषय में याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है, मतलब कि द्विवेदी युग कब से स्टार्ट हुआ था? तो जो द्विवेदी युग स्टार्ट हुआ था 1900 से 1918 के बीच की समय अवधि में ये स्टार्ट हुआ था। बच्चों इस द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे वो आपको ध्यान रखना है, मैथिली षड़गुप्त। अब बच्चों मैथिली षड़गुप्त जी को एक उपाधि दी गई थी, वो उपाधि बताएंगे आप सभी बच्चे। इनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई थी, राष्ट्र कवि। इनकी रचनाएं भारत भारती, यशोधरा, ये सारी रचनाएं मैथिली षड़गुप्त जी की ही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, आधुनिक काल के द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है? तो वो आपका है साकेत। क्या है? साकेत। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली षड़गुप्त जी, जिनकी उपाधि मिली थी, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। अब बच्चों साकेत में कई बार पूछा जाता है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो बच्चों साकेत में उर्मिला के बारे में वर्णन किया गया है। अब बच्चों आपको मैथिली षड़गुप्त, यहाँ पर देखो पहले साकेत में किसका वर्णन किया गया? उर्मिला का वर्णन किया गया है। और ये रचना किसकी है? मैथिली षड़गुप्त जी की है। इनकी और रचनाएं क्या? इनकी रचना भारत भारती है, यशोधरा है, और पंचवटी है। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली षड़गुप्त जी की हैं। इसके बाद आपको और ध्यान रखना है, साकेत जो रचना मैथिली षड़गुप्त जी की है, और कामायनी जो रचना है, कामायनी, ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और जो यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, इनकी रचना का नाम है चंद्रवरदाई। क्या है? चंद्रवरदाई। और यहाँ पर आपका लिखा श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ये हो जाएगा नाभादास जी जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। बच्चों अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, सभी बच्चे रफ कॉपी या फेयर कॉपी में लिख लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहला नाम है सूरदास जी, दूसरा नाम कुंभन दास जी, तीसरा नाम परमानंद दास जी, चौथा नाम आप ध्यान सुनेंगे कृष्णदास जी। ठीक है, कृष्णदास जी। पांचवा नाम है गोविंद स्वामी, पांचवा नाम है गोविंद स्वामी। छठा नाम है छीत स्वामी, छीत स्वामी, छीत स्वामी। और सातवां नाम है चतुर्भुज, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। आठवां नाम है नंददास, नंददास। तो ये बच्चों कवि थे अष्टछाप के। तो इसमें यहाँ पे कौन नहीं है? नाभादास जी नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान क्वेश्चन है, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन अवधि क्या है? तो जो तीसरे जो आपके तार सप्तक की जो अवधि है वो 1959 है।
अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पहले तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, दूसरे का कब हुआ था, तीसरे का कब हुआ था, चौथे का कब हुआ था। तो पहले का हुआ था 1943 में हुआ था, दूसरे का हुआ था 1951 में हुआ था, तीसरे का 1959 में हुआ था, चौथे का 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। कौन थे? अज्ञे जी। तो ये आपको सारे प्रकाशन याद होने चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, नई कविता के उद्भावक कौन थे? तो नई कविता के जगदीश गुप्ता जी भी थे और रामस्वरूप द्विवेदी भी थे। तो एक और दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बच्चों आपके 10 MCQ कंप्लीट हुए हैं। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों आपको गद्यांश दिया गया है, इनसे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको इनके क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो बच्चों, आप लोग अब काफ़ी समझदार हैं, आप कक्षा 12 में हैं, तो यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने देने जो क्वेश्चंस एकदम से ठोस होते हैं, जिनमें कुछ भी हम बना बना के नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम हम कभी कुछ भी बना बना के नहीं लिख सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन एकदम से ठोस होते हैं वो आपके एकदम से सही होने चाहिए। अगर आपने वो सही कर लिया तो फिर जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आपको कुछ भी लिखो, टीचर आपका पहला क्वेश्चन ही देखता है। अब जैसे आप ही मान लो आप टीचर हैं और आपके सामने ढेर सारी कॉपी रखी हो, तो आपके पास इतना क्या टाइम होगा कि आप एक-एक बच्चे की लाइन पढ़ो? नहीं, आप सिर्फ ओवरव्यू चेक करेंगे और वो क्वेश्चन ज़्यादा चेक करेंगे जो ठोस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसका नाम। ठीक है? तो कोशिश ये करना है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत नहीं होने देना है। ठीक है? आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। दे और पुष्कल शब्दों के अर्थ लिखिए। मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव है? लेखक का क्या ध्येय है? वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन अथवा में सेम उसी प्रकार बच्चों हैं, ये आपको जो भी आपको आसान लगे वो आपको कर लेना है। ठीक है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो आपका जो क्वेश्चन लिखा है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है एकदम से ठोस क्वेश्चन है। अगर ये आपने सही कर दिया तो टीचर फिर आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे सही कर देगा। टीचर देखता है कि बच्चे के पास अगर नॉलेज होगी, बच्चे ने अगर पाठ का नाम कवि का नाम सही लिखा होगा तो इसका मतलब उसको इस पाठ के बारे में जानकारी है, तो वो आपको क्वेश्चन को ऐसे ऐसे चेक कर देगा। ठीक है। अब जैसे आप ही मान लो आप टीचर हो, फिर आपके सामने कई सारी कॉपी रखी हो चेक करने को, तो फिर आप क्या एक एक लाइन चेक करोगे? नहीं, आप मेन मेन क्वेश्चन ही चेक करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो आपको अथवा में जो भी आपको आसान लगे हमेशा वही करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना। ये बच्चों आपका 5 नंबर, तो कम से कम आपको 2.5 पेज का यहाँ पर आपको लिखना होगा जीवन परिचय, और कम से कम 5 उस लेखक की रचनाएं लिखनी होंगी। 5 रचनाएं, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। जो भी आपको आसान लगे वो आपको करना है। इसके बाद सेम इसी प्रकार आपको कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय व प्रमुख रचनाएं कम से कम 5 और कम से कम 2.5 पेज का बच्चों आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पंच लाइट व लाठी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखना। बच्चों 5 नंबर का है, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हेडिंग बना बना के लिखें, तो आप जल्दी से लिख भी पाएंगे और आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, खंडकाव्य के प्रमुख पात्र आपको बताने हैं, उनका अधिकतम सीमा 80 शब्द है, तो 5 नंबर का है, तो आपको हेडिंग बना बना के ही लिखना है। उनकी अच्छे हेडिंग बनानी है, पात्रता लिखनी है, कौन कौन से गुण हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्णन करना है। अब बच्चों आपका आता है खंड खा। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक गद्यांश का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 दिए गए, तो किसी एक का संस्कृत में आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। क्या हिंदी अनुवाद है वो यहाँ पर आपको करना है। बच्चों आपको इसका जो संदर्भ है
किस पार्ट से लिया गया है वो एकदम से सही लिखा होना चाहिए। फिर आप हिंदी के अनुवाद में कुछ भी बना के लिख देंगे, टीचर उतना ढंग से नहीं पढ़ते हैं। वो ओवर है, आपका पार्ट का नाम देखेंगे और आपका संदर्भ देखेंगे और हिंदी का अनुवाद में थोड़ा बहुत वो ओवरले में वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मेन काम क्या है, पार्ट का नाम। इसके बाद आपका नेक्स्ट है श्लोक में आपको हिंदी का अनुवाद करना, जो भी यहाँ पर आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुहावरे। ठीक है, यहाँ पर क्या आते हैं, मुहावरे। तो निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला यहाँ पर है आपका पापड़ बेलना। तो पापड़ बेलने का मतलब बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना या फिर संघर्ष करना। पानी पानी होना, तो बहुत अधिक लज्जित होना या शर्मिंदा होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे हाथ का बटेर लगना है कि असफल, मतलब कि यह अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के कोई बड़ी वस्तु या सफलता मिल जाना। तो कोई एक करना है तो आसान करो, जो बहुत आसान हो, आप उसको इजीली लिख पाओ बस। इसके बाद ये बच्चों नया पैटर्न है, एनसीईआरटी का पैटर्न है। तो अब आपको जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, गद्यांश भी होगा अथवा पद्यांश, आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने होते हैं। तो इनको आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित शब्दों युग में से सही अर्थ आपको चयन करना। पहला आपका मेघ है, फिर मेध है। क्या है, मेघ है, फिर आपका मेध है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कटिबंध है और कटिबद्ध है। तो दो आपको में से सही युग में यहाँ पर आपको चयन करना है। तो पहला यहाँ पर आपका मेघ और मेध है। तो मेघ का मतलब बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ, तो खा वाला हो जाएगा। कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है करघनी। कटिबद्ध मतलब होता है तैयार होना, तो ये भी आपका खा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। पहला आपका है कुल। पहला आपका बच्चों क्या है, कुल। तो कुल मतलब होता है वंश या फिर सब। हार, हार लिखेंगे। पराजय क्या लिखेंगे, पराजय लिखेंगे। या फिर लिखेंगे गले का आभूषण, गले का आभूषण। शिव का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शिव का लिखेंगे महादेव, क्या लिखेंगे महादेव। और लिखेंगे कल्याणकारी, क्या लिखेंगे कल्याणकारी। कुल का तो पता वंश होता है, और कुल मतलब होता है किनारा होता है। और लिख देंगे सब, सब लिख दो, वंश कॉमा सब। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, जो भी ईश्वर में विश्वास रखता हो तो आस्तिक होता है। 100 वर्ष की आयु पूरे करने वाला होता है शतायु, क्या होता है शतायु। इसके बाद आपसे करें कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दवा में, घाव में दवा लगाओ, गलत है। क्या होगा, घाव पर दवा लगाओ, क्या हो जाएगा, घाव पर दवा लगाओ, घाव पर दवा लगाओ। बकरी को बारीक बारीक काट कर घास खिलाओ, नहीं, क्या सही होगा, बकरी को घास बारीक बारीक काट कर खिलाओ। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लगेगा निःशुल्क, ऐसे लिखा जाएगा निःशुल्क, ये वाला लगेगा ऐसे ऐसे ना के पास। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट, ये सभी के सभी आपके ठोस नंबर होते हैं। वियोग रस अथवा खरोड़ रस का मतलब कि परिभाषा एग्जाम्पल सही लिखना है। उपमा भ्रांति अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सही लिखना है। चौपाई कुंडलीय छंद आपको परिभाषा सही लिखना है। ये आपके एकदम से ठोस नंबर होते हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु निकटस्थ बैंक शाखा को प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है कि हमें ऋण चाहिए। अथवा में नगर में हो रहे हरे वृक्षों के अवैध कटाव के रोकने के लिए संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र देना। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है 9 नंबर का निबंध। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप किस टॉपिक पर निबंध लिखना चाहेंगे। अब बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको 9 नंबर का तो कम से कम आपको
4.5 पेज आपको निबंध लिखना पड़ेगा, तभी आपको 9 नंबर मिल पाएंगे। और 4.5 पेज आप कैसे लिख पाएंगे? जब बच्चों आप हेडिंग डालकर लिखेंगे, तभी आप 4.5 पेज जल्दी से कर पाएंगे। तो बच्चों एक बार आप घर में बैठें, आराम से संडे के दिन बैठें, आराम से हेडिंग बना बना के लिखने का प्रयास करें। तो फिर आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी आपको चीज़ें जो हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सारी गलतियाँ उसी दिन पता चल जाएँगी, जिस दिन आप संडे को प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में उन गलतियों करने से बच जाएँगे। तो कोशिश ये करना है घर में आप किसी एक टॉपिक पर इसमें निबंध लिखें, हेडिंग डाल-डाल कर लिखें, कम से कम 4.5 पेज लिखें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।